अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो ये चैप्टर काफ़ी आपके लिए अहम है। तो पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 3 हम आज शुरू करने लगे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा पार्ट होना चाहिए है वो है अबाउट एंजाइम के एंजाइम्स क्या होते हैं। तो आपको दिख रहा है कि मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ये ब्लैक में मैंने यहाँ दिखा है ई दिख रहा है आपको, ई फॉर एंजाइम। तो ये जो ब्लैक में दिख रही है आपको डायग्राम, ये एंजाइम को प्रेजेंट कर रही है, और ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट है जो आपको दिख रहा है कि एंजाइम के अंदर जो है फिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आ जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो है एंजाइम के बारे में ये है कि जो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं। तो आपने याद रखना है कि जो एंजाइम है वो सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एनिमेलिया में, और सब के अंदर जो है वो एंजाइम होते हैं। तो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं एंजाइम, जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। एक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड को वो इंक्रीज करते हैं, इसलिए मैंने कह देते हैं कि बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया अभी कि जो एंजाइम होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शंस। तो आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में हम बात कर चुके हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो उसके अंदर एनाबॉलिज्म भी आता है और कैटाबॉलिज्म भी आता है। तो आप याद रखिएगा कि चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, दोनों केसेस में एंजाइम जो है वही एफिशिएंसी जो रिएक्शन किया उसको इंक्रीज करता है। तो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, और ये स्पेसिफिक है फॉर ईच रिएक्शन। तो आपने याद रखना है कि एक एंजाइम जो है वो हर तरह के रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, एक जो एंजाइम है वो हर तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक एंजाइम जो है वो एक तरह का रिएक्शन जो है वो प्ले कर सकता है, उसको चला सकता है। ये आपने याद रखना है। तो जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक हैं फॉर ईच रिएक्शन। आगे चलते हैं। एक बात तो क्लियर है, जैसे मैंने कहा कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो उनके अंदर क्या मिलेंगे आपको? उनके अंदर आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स। तो जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर आपको मिलते हैं अमाइनो एसिड। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्टिव साइट। तो पहले एक बार डायग्राम में आ जाए ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या करने लगे हैं। तो ये जो एंजाइम आपको दिख रहा है ब्लैक में, इसकी पूरी जो एंजाइम की बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलके बना है? वो मिलके बना है अमाइनो एसिड से। लेकिन आपने याद रखना है कि इतना पार्ट ये वाला पार्ट जो एंजाइम का है जहां पर सबस्ट्रेट ने फिट होना है, इतने पार्ट को बोलते हैं एक्टिव साइट। और ये जो एक्टिव साइट है इसके अंदर जाहिर है कि पूरे बॉडी के मुकाबले में कम अमीनो एसिड है। तो आसान तरीन वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एंजाइम है ना, एंजाइम काम करेगा एक्टिव साइट से, और ये जो एक्टिव साइट है उसके अंदर ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड हैं, और एक्टिव साइट के अंदर ही किसने आना है? सबस्ट्रेट ने आके वहां पे रिएक्ट करना है। तो यहां आएंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्टिव साइट। तो मैंने यहां लिखा है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो आपने याद रखना है कि जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी है इज रिस्ट्रिक्टेड, ये महदूद है टू अ स्मॉल पार्ट, ये थोड़े से पार्ट में महदूद है। उसका नाम क्या रखा है आपने? एक्टिव साइट। तो बड़ा ही फेमस आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्टिव साइट। तो आपने याद रखना है कि जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है भला? तो मैंने कहा द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो आपको आइडिया हो गया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो असल में एक छोटा सा पार्ट है। फिर आपको मैंने बताया उसके अंदर कि जो एक्टिव साइट है उसके अंदर ओनली आ फ्यू अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे, और मैंने आपको बताया कि जो सबस्ट्रेट है ये वो मॉलिक्यूल है जो रिएक्ट करेगा विद द एंजाइम। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमने यहां तक क्या लर्न किया कि जो एंजाइम है वो खुद क्या चीज है, फिर एक्टिव साइट क्या है, फिर सबस्ट्रेट क्या है। हमें यहां पर एक और पॉइंट दिखना चाहिए कि
सर अगर एक्टिव साइट के अंदर अ फ्यू अमाइनो एसिड हैं तो जो बाकी सारे बल्क में नंबर में ज्यादा जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या करेंगे, वो मेंटेन करेंगे उसकी ग्लोबुलर शेप। तो मैंने यहां लिखा है जबकि कुछ एक्टिव साइट में हैं और जो बाकी अमाइनो एसिड हैं व्हाइल द रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड बल्क ऑफ अमाइनो एसिड वो मेंटेन करेंगे ग्लोबुलर शेप ऑफ द एंजाइम। ठीक है जी। तो अगर हम एक बार देखेंगे कि हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने इंट्रो किया है एंजाइम का कि एंजाइम जो है वो खुद क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने सीखा जो एंजाइम है बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को, स्पेसिफिक है फॉर ईच रिएक्शन। फिर आपने सीखा कि एक्टिव साइट क्या चीज़ है, सबस्ट्रेट जो है वो क्या चीज़ है, और लास्ट में हमने सीखा है कि ये मेंटेन करते हैं ग्लोबुलर शेप को जो बाकी वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब हम पढ़ेंगे अबाउट द कोफैक्टर। तो आपका बड़ा फेमस आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि जो चैप्टर 3 है उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है आपका वो हमारे पास है कोफैक्टर है क्या। तो आपने याद रखना है कि जो कोफैक्टर है आसान वर्ड्स में आप इसे कह सकते हैं कि ये एंजाइम का हेल्पर है। ठीक है, कि जो कोफैक्टर है वो एंजाइम का क्या है, हेल्पर है। तो मैंने यहां लिखा है और याद रखना है जो कोफैक्टर है वो एंजाइम का हेल्पर भी है और प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है। एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं लेकिन जो उसका हेल्पर है, जो एंजाइम का हेल्पर है वो प्रोटीन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो कोफैक्टर है सम एंजाइम, कुछ एंजाइम जो हैं उनके पास क्या होगा, उनके पास होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। जैसे आपसे मैंने पहले भी कहा कि जो आपके पास कोफैक्टर है ये नॉन प्रोटीन है और क्या करता है, हेल्प करता है। वो मैंने आगे लिखा है ये हेल्प करेगा फंक्शन ऑफ एंजाइम में। तो एंजाइम के फंक्शन के लिए जो है वो क्या है, अहम है। तो आपके पास आपने याद रखना है कि कोफैक्टर खुद क्या होता है। तो जो कोफैक्टर है असल में वो नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये हेल्प करता है फंक्शन ऑफ एंजाइम में, इसे बोलते हैं कोफैक्टर। तो ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोफैक्टर। अब फौरन से क्वेश्चन ज़हन में आना चाहिए कि सर ये जो कोफैक्टर है वो कैसे हेल्प करेगा एंजाइम की, रोल क्या है इसका, क्या करने वाला है एंजाइम के लिए। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट आपने डायग्राम देख ली है कि जो एंजाइम है उसने रिएक्ट करना है विद द सबस्ट्रेट। तो दोनों के दरमियान जो है वो काम करेगा एज अ ब्रिज, ये पुल के तौर पे काम करेगा। तो मैं यहां लिख दिया है कि जो कोफैक्टर है इट एक्ट्स, ये काम करेगा एज अ ब्रिज, पुल की तरह काम करता है। और वो जो ब्रिज है, वो जो पुल है, भला वो किन के दरमियान है, बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। तो वेरी फर्स्ट जो हमने पॉइंट डील किया है अबाउट द रोल ऑफ कोफैक्टर वाज इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। एक और रोल प्ले करेगा, मैंने यहां पे लिखा है। आप जानते हो कि समटाइम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको जो है वो इनिशिएट करने के लिए। तो याद रखिएगा कि जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर समटाइम्स प्रोवाइड द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी टू ड्राइव द रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाहे एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, ऑल द रिएक्शंस में हमारे पास एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो हमने यहाँ पर बात की कि जो एंजाइम है समटाइम इट एक्ट एज अ ब्रिज एंड समटाइम इट प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी टू ड्राइव द रिएक्शंस। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का कि जो कोफैक्टर है उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो नीचे दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि 3 आपको टाइप्स मिल रही हैं कोफैक्टर की। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनका नाम क्या है। तो एक्टिवेटर ये एक कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ये एक कोफैक्टर है और कोएंजाइम ये एक थर्ड कोफैक्टर है। तो वी विल स्टार्ट विद द एक्टिवेटर। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोफैक्टर की टाइप्स। तो वेरी फर्स्ट इज द एक्टिवेटर। याद रखिएगा आप लोग, अगर मेटल आयंस, मेटल आप जानते हैं मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटासियम है, तो अगर मेटल आयंस को यूज किया जाए एज अ कोफैक्टर तो आप इन्हें क्या बोल देंगे, इनको बोल देंगे एक्टिवेटर। तो मैंने यहां लिखा है सम एंजाइम, कुछ एंजाइम जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं मेटल आयंस को एज अ कोफैक्टर।
तो वो मेटलाइंस में क्या आएगा, नीचे लिखा मैंने आयरन है, मैग्नीशियम है। तो जो कुछ एंजाइम होते हैं वो कोफैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे मेटलाइंस को, और आप जानते हैं ये इनऑर्गेनिक हैं और डिटैचेबल है, अटैच भी होगा और रिएक्शन के बाद वहाँ से अलग भी हो जाएंगे, तो इसको आप बोलते हैं एक्टिवेटर। तो व्हाट इज एक्टिवेटर? एक्टिवेटर बोलते हैं मेटलाइंस जो इनऑर्गेनिक भी हों और जो डिटैचेबल भी हों, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है इसके अंदर जो है कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। याद रखिएगा कि अगर कोफैक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले विद द एंजाइम, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मेरी मुराद है कोवलेंट बॉन्ड, तो आप मैंने यहाँ लिखा हुआ है इफ कोफैक्टर इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद द एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो याद रखिएगा कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो ये कोफैक्टर है, ये एक ऐसा कोफैक्टर है जो भला क्या करेगा, जो एंजाइम जो है उसके साथ स्ट्रॉन्गली यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना के जो है वो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। जो आपकी थर्ड कैटेगरी है वो हमारे पास है, जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसको बोलते हैं कोएंजाइम। और ये जो कोएंजाइम है इसके अंदर क्या होगा, इफ कोफैक्टर इज लूजली बाउंडेड विद द एंजाइम। तो अगर कोफैक्टर जो है वो लूजली बाउंडेड है विद द एंजाइम देन इट इज कॉल्ड एज द कोएंजाइम। ठीक है, तो कोफैक्टर अगर लूजली अटैच है तो उसे बोलेंगे कोएंजाइम। और आपने याद रखना है कि जो कोएंजाइम होता है उसके लिए विटामिन लगते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि स्मॉल अमाउंट में जो विटामिन्स हैं दे आर रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबाउट कोएंजाइम। तो मैंने आपको बताया कि अगर जो कोफैक्टर है वो लूजली अटैच है विद द एंजाइम तो इट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम। फिर मैंने क्या बताया आपको कि जो कोएंजाइम है, फिर आपको मैंने क्या बताया कि जो कोएंजाइम है हमारे पास, कोएंजाइम वो कैसे बनेगा, वो बनेगा विटामिन्स की वजह से। और ये जो विटामिन्स हैं ये बड़े कम मिकदार में आपको चाहिए क्योंकि बार बार जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपने ये पॉइंट जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी डील किया है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो हमने बात कर ली है एक्टिवेटर क्या चीज़ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या चीज़ है और कोएंजाइम क्या है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने शुरू किया चैप्टर 3 जो एंजाइम का है। मैंने कहा कि इससे आपको लॉन्ग नहीं आता, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। हमने बात की कि बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, पहला पॉइंट हमने ये लर्न किया था कि बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमने बात की है कि इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। फिर हमने कहा ये स्पेसिफिक है ईच रिएक्शन के लिए। फिर सीखा हमने एक्टिव साइट क्या है। तो मैंने कहा आपसे कि ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड जो हैं वो बनाएंगे एक्टिव साइट को, और ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम की है वो रेस्ट्रिक्टेड है टू अ स्मॉल पार्ट दैट इज एक्टिव साइट। और ये जो एक्टिव साइट है इसके अंदर आपको मिलेंगे ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड, और उस एक्टिव साइट में कौन रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा। और फिर हमने सीखा कि अगर एक्टिव साइट में थोड़े से अमीनो एसिड हैं तो बाकी क्या कर रहे हैं, वो उसकी शेप को मेंटेन कर रहे हैं। फिर हमने क्या सीखा लेक्चर के मिड में, हमने सीखा अबाउट कोफैक्टर कि व्हाट इज कोफैक्टर। तो मैंने आपको सिखाया जो कोफैक्टर है वो कुछ एंजाइम को चाहिए होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, जो क्या करेगा, जो उनकी हेल्प करेगा ए फंक्शन ऑफ एंजाइम में, उसका प्रॉपर फंक्शन करने में उसकी हेल्प करेगा। फिर बात हमने की इट एक्ट रोल क्या है कोफैक्टर का, एक्ट एज अ ब्रिज और प्रोवाइड करता है केमिकल एनर्जी। और लास्ट हमने सीखा कि टाइप्स कौन सी हैं। तो हमने बात की, हमने शुरू की कहानी हमारी एक्टिवेटर से, फिर हमने सीखा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, और हमने लास्ट पे सीखा कोएंजाइम क्या है। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।